अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान कल 3 एक रोज़ा मैच की सीरीज़ इख्तिताम पजीर हुई। पाकिस्तान ने सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया। ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान टीम की। हाँ, ये गुफ्तगू ज़रूर होती रही कि क्या पाकिस्तान कुछ और कर सकता है, कुछ और लोगों को ट्राई कर सकता है। हैविंग सेड दैट, अगर हम रिजल्ट पर नज़र डालें तो पाकिस्तान ने वैल्यूबल पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं जो अगले साल पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेयर्स ने इस पूरी सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म किया है। कल का शो और मेला शादाब खान ने लूटा। पहले 86 रन बनाए और उसके बाद 4 विकेटें भी हासिल की। याद रहे 48 ओवर में मबनी मैच था। अगर हम कल की कुछ स्टैट्स आपके साथ डिस्कस कर लें और सबसे पहले बात शादाब खान की कर लें, जिन्होंने कल एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई है और आउट क्लास कर दिया वेस्ट इंडीज़ को। फॉर नाउ वी लुकिंग एट द स्कोर कार्ड। शादाब खान ने 86 रन बनाए। इमामुल हक एक बार फिर 62 रन बनाने में कामयाब हुए। उनके लिए बड़ी कामयाब सीरीज़ रही है। फ़खर जमान ने भी कल 35 रन बनाए, लेकिन वो एक बार फिर रैश शॉट खेल के आउट हुए। निकोलस पूरन ने कल 4 विकेटें हासिल की, जबकि कीमो पॉल ने 2 विकेटें हासिल की। अकील हुसैन ने 60 रन बनाए। ही बैटेड एक्सेप्शनली वेल। शादाब खान ने 62 रन के एवज 4 विकेटें भी हासिल की, जबकि हसन अली और मोहम्मद नवाज़ ने भी 2-2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज़ वॉज अ बिट एक्सपेंसिव, 56 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, जबकि हसन अली ने सिर्फ 29 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की। शाहनवाज दहानी को कल टीम में शामिल किया गया था। 2 चेंजेस थी, शाह आफरीदी और हारिस सबूत की जगह शाहनवाज दहानी और हसन अली को टीम में शामिल किया गया था। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। कैसी है चाय याया? अच्छी है। गर्मी में चाय का और अपना मजा है ना? जी हाँ, ग्रीन टी का अपना ही मजा है। ठीक है जी। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। हम आगे चल के उनके तासरात भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बट भट्टी साहब, ओवरऑल अगर हम सीरीज़ पे बात करें तो सक्सेसफुल सीरीज़ थी पाकिस्तान के लिए। होम सीरीज़ थी, 31 साल से वो हमसे जीते नहीं थे। पाकिस्तान वर फेवरेट्स, बट स्टिल वी हैड टू प्ले वेल। दानिश, पिछले 10 में से 8 वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान की टीम ने जीते हैं, तो परफॉर्मेंस तो अच्छी है। और कल थोड़ा सा एक मिडिल ऑर्डर को भी झटका लगा कि हमारी टॉप ऑर्डर बैटिंग जिस तरह ऊपर से फेल हुई, उसके बाद फिर शादाब खान ने मेरे ख्याल में कल तो या तो हमारा प्रोग्राम देख लिया उसके बाद उसने सबको गलत साबित कर दिया। लेकिन अभी भी देखें, जीत बहुत सारी खामियों को छुपा देती है। लेकिन मेरा ख्याल मिडिल ऑर्डर बैटिंग में 5वें 6ठे नंबर पर कल भी हमने डिस्कस किया, अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। हमें इफ्तिखार को आगे लेके चलना है, हारिस को आगे लेके चलना है, शोएब मलिक को वापस लाना है, सऊद शकील को लाना है। लेकिन ये एक ऐसी क्रंच पोजीशन है, अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप को देखें तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज बॉलिंग में तो सारी हमने बेंच स्ट्रेंथ अपनी जो थी वो ट्राई कर ली। ओवरऑल अच्छा शो है। अब होपफुली इस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान लग ऐसा रहा है कि 2023 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। कंडीशंस पाकिस्तान के लिए या फेवरेबल थी। पिच पाकिस्तान के स्टाइल ऑफ प्ले को सपोर्ट कर रही थी। पाकिस्तान ने अपना पूरा मजबूत स्क्वाड खिलाया था, सारे पक्के लड़के खिलाए थे। उनकी टीम थोड़ी सी वीक थी। इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बाबर आजम का बल्ला चला है, इमामुल हक का बल्ला चला है, हमें पॉजिटिव्स नज़र आए हैं इसके अंदर। फिर हमने वसीम जूनियर को भी मौका दिया, उन्होंने भी कुछ विकेटें हासिल की, उनका भी दिल बड़ा हुआ होगा। कल हमने शाहनवाज दहानी को भी खेल लिया। ऐसे पॉजिटिव फैसले होते रहने चाहिए। देखें दानिश, अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे, पहला मैच आपकी टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ से कुछ 120 रन के फ़र्क से जीती। सॉरी, सेकंड मैच हम 120 रन के फ़र्क से जीते थे। पहला मैच हम कुछ 56 रन से जीते, 5 विकेट जीते थे और हम 53 रन से जीते। लेकिन पहला और तीसरा मैच जो था वो आपको वो कहते हैं ना कि हलक सूख गया था और कांटे आने लगे थे, हलक के अंदर फंस गया था। कल भी जब वकील मार रहे थे तो बाबर की शक्ल थोड़ी सी देखने वाली थी। इवन केमो पॉल जो थे उन्होंने भी आप पर अटैक किया और आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे थे। और ये याद रखने वाली बात है, वो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी जिसमें सिर्फ एक ऐसा प्लेयर था जिसने 50+ वनडे इंटरनेशनल खेले थे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजाय, बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान टीम जीती है और जीत का क्रेडिट जो है वो बाबर आजम एंड 11 को जाता है। लेकिन अभी माजिद भट्टी साहब बात कर रहे थे आखिरी 9 एक रोज़ा मैचों की। आखिरी 9 एक रोज़ा मैचों में हम 4 मैच हारे हैं। वो 4 मैच हम किससे आ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम से आ रहे हैं और 5 जीते हैं। तीसरे दर्जे की वेस्ट इंडीज़ की टीम से जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो कि पाकिस्तान में फुल स्ट्रेंथ के साथ टेस्ट सीरीज़ खेलने आई थी, उनके सारे प्लेयर जा चुके थे और पहले मैच में उन्होंने आपको हरा दिया, T20 में भी उन्होंने आपको हरा दिया। अब बात दरअसल ये कि जब आप जीत जाते हैं तो जीत की खुशी में आपको मुस्तकबिल की चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। 199 रन स्कोर किए इमामुल हक ने, सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ उन्होंने हासिल किया।
इससे पहले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने 2-3 मैचों की सीरीज में 298 आई थिंक किए थे, वहाँ पर भी उनका बल्ला खूब चला था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो आपकी बैटिंग लाइनअप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो निकोलस पूरन जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ 3 गेंदें डाली थी, कल अब आपकी 4 विकेटें लेकर चले गए। ये है आपकी बैटिंग का स्टैंडर्ड। ऑन द अदर साइड अगर आप बात करते हैं सिर्फ पसंद और नापसंद के ऊपर, मैं ना मानूं हार वाली चीज़ है यहाँ पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आपने हारिस को इस सीरीज़ में ट्राई किया और एक्सपोज हो गए बुरी तरीके से। आप आखिरी 15 इनिंग्स में सिर्फ 2 निफ सेंचुरियाँ मोहम्मद रिजवान के क्रेडिट पर हैं और आप उनको खिलाए जा रहे हैं। उसके बावजूद हम अभी रिजवान के बारे में बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, या हम इस पर वापस भी आएंगे। मैं ज़रा आलिया का पॉइंट ऑफ व्यू लेके वापस आऊँगा कि रिजवान से अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन इस वक्त आपके पास है नहीं सर्किट में। अगर हम सिर्फ विकेट कीपर की बात कर लें, हम एक जनरल परसेप्शन भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में, अपनी बात भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। उनसे अच्छा विकेट कीपर इस वक्त आपके पास नहीं है। आप क्या सरफराज अहमद को वापस लेके आएंगे या फिर हारिस को डेवलप करेंगे? लेट्स थिंक अबाउट दैट। मैं जरा आलिया का पॉइंट ऑफ व्यू लेके वापस आता हूँ। आलिया, ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है इस सीरीज में। हाँ, इफ्स एंड बट्स थे, हाँ बेहतरी की गुंजाइश थी जो हमेशा होती है और हमेशा रहेगी, लेकिन पॉजिटिव जरूर नजर आए इस सीरीज में हमें। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे, खास तौर पे ये कि जिस तरह हम लोग बॉलिंग चेंजेस की बात कर रहे थे तो वो हमें नजर भी आया कि कल दहानी भी खेले, शाहीन को भी रेस्ट मिला, हारिस को भी उन्होंने रेस्ट दिया, तो ये बहुत अच्छा था। हसन अली का जो है दोबारा वापस आना वो भी अच्छा लगा। तो वसीम जूनियर नौजवान प्लेयर जो है हमारे वो भी अच्छा कर रहे। कल एक जो चीज नोट की, दानिश के जो शुरू के 5 ओवर से पाकिस्तान की जब बैटिंग शुरू हुई टॉस जीत के, तो पाकिस्तान ने 5 ओवर्स में सिर्फ 18 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद 10 ओवर में उन्होंने 56 स्कोर कर लिया। तो फखर का जो इशू है वो हिस्टोरिकली वो मुझे लगता है वो स्लो सरफेसेस पे हमेशा स्ट्रगल करते हैं, और उनकी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है एवरेज भी 33 है, ओवरऑल उनकी 45 की एवरेज है। और एशिया से बाहर जहाँ पे बॉल तेजी से आ रहा होता है बल्ले पे, वहाँ पे वो ज्यादा खेलता है, लेकिन फखर को ही सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि देखिए शान भी पीछे बैठे हैं, हमारे ओपनिंग ऑर्डर में तो अब्दुल्ला शफीक भी बैठे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो एक तरह से बहुत अच्छा है ना दानिश कि हमारे पास मुकाबला आ गया, हमारे पास टैलेंट ज्यादा है, ज्यादा अच्छा चॉइसेस ज्यादा आ गई। और लेकिन पाकिस्तान को जो जीतना था, ये जो अभी पूरन साहब को हमने 4 विकेट दे दी धड़ाधड़, वो इतनी मज़ाक़ खेज बात लग रही थी कि जिस बंदे ने सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 बॉल्स कराई हो, उनको हमने इम्पोर्टेंट 4 विकेट जो है वो उसने ले लिए। लेकिन बहरहाल क्रिकेट है, इसमें कुछ भी होता है। रेकलेस शॉट्स भी खेले गए, उसमें उनका कमाल कम था, हमारे बैटर्स का ज्यादा। और अमूमन आलिया ऐसा होता भी है कि जब एक कोई पार्ट टाइम बॉलर आता है तो बैट्समैन सोचते हैं उसको कैश इन कर लिया जाए, उस पर थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लिया जाए। यही वजह है कि आपने एक के बाद एक 4 विकेट उनको दे दी। जी, आप अकील जब खेल रहे थे तो मैं उस वक्त सोच रही थी कि वो आराम से स्पिनर्स को खेल रहे थे, तो वहाँ पे फास्ट बॉलर को लगा के आउट किया जा सकता था चेंज। तो हमने थोड़ा सा लेट बैक हम लगे बॉलिंग चेंजेस में वहाँ पर, क्योंकि वो काफी अच्छा, वो तो ऑलमोस्ट ऐसे था कि जैसे वेस्ट इंडीज के मैच ले जाएगा जिस तरीके से वो दोनों खेल रहे थे। तो ये छोटी छोटी जो कमजोरियां हैं हमें इनसे सीखना है। नेचुरली जब आप बहुत अच्छी टीमों के खिलाफ उनकी कंडीशंस में खेलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम खुदा ना खासा ये कह रहे हैं कि जी ये जो इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं ये अच्छी नहीं है। जाहिर है ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन टीम थी जिसको पाकिस्तान ने हराया है, जो यहाँ पे आए। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने अपनी बेहतरीन टीम सिलेक्ट करके भेजी है, कोशिश उन्होंने पूरी की थी। बट देन अगेन आलिया, जैसे आप कह रही हैं कि ना बेहतरी गुंजाइश हमेशा रहती है, और आप जितनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं। ये हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर में हमें कोई एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो जिम्मेदारी ले। रिजवान इज़ दैट प्लेयर, लेकिन वनडे में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे भट्टी साहब, ये इशू तो है। बट आपको लगता है कि रिजवान से बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन इस वक्त आपके पास है? मेरा नहीं ख्याल बेहतर है, लेकिन आप देखें कि जब हमें सरफराज को बाहर बिठाना था तो रिजवान नॉन स्टॉप। आलिया, हमें आपकी आवाज़ आ रही है, आपका माइक खुला हुआ है, सो वी कैन हियर यू, सो वील कम बैक टू यू इंशाल्लाह। जी भट्टी साहब। तो रिजवान नॉन स्टॉप खेलते रहे, 2 T20 और 1 वनडे इस 2.5 साल में सरफराज ने खेला। लेकिन अब आप देखें कि हारिस जब बैटिंग में फेल हो गए, जहां उनको असल नंबर 5 पोजीशन पे ट्राई किया गया, तो फिर रिजवान ने ग्लव्स उतार दिए और हारिस को विकेट कीपिंग दे दी। तो ये इससे थोड़े से डाउट्स क्रिएट होते हैं कि बाज़ दफ़ा आप बाज़ लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मौके दे के मनवाना चाहते हैं, और बाज़ दफ़ा बाज़ लोग होते हैं जिनको आप चाहते हैं कि
ये बस एक आध मैच खेले और उसके बाद रुखसत हो जाएं। तो मेरा ख्याल इस बारे में भी कोई क्लियर कट टीम मैनेजमेंट को पॉलिसी लाना पड़ेगी। लेकिन अभी भी दानिश वो जो पॉइंट है कि 5वें या 6ठे नंबर पे हमने ऑस्ट्रेलिया भी अभी जाना है T20 वर्ल्ड कप में। अभी क्या हमने शोएब मलिक को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दिया है? इफ्तिखार अहमद का क्या फ्यूचर है जिसको हम कह नहीं दिया जाना चाहिए 22 साल क्रिकेट खेलने के बाद किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को खुदाफिज कह देना चाहिए? तो एक बार अनाउंस कर दे, लेकिन वो कहते हैं जी आगे चल के मौका देंगे। इफ्तिखार को 3D कहते थे, अब इफ्तिखार हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। सऊद शकील, फिर हमें क्या सर्किट में हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो वनडे क्रिकेट में इस मिडिल ऑर्डर बैटिंग को देखिए। इस पोजीशन पर हमें एक बिल्कुल प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। ये हिटर जो है ये सब एक ही तरह के हैं ना। देखें, हारिस को ले लें, शादाब को ले लें, खुशदिल को ले लें, सब एक ही तरह के बैट्समैन हैं। एक प्रॉपर बैट्समैन हमें नंबर 5 के लिए चाहिए। ठीक है, या रिजवान की बात जो हो रही है, देखिए आप कह रहे हैं कि उनसे बेहतरीन विकेट कीपर कोई नहीं है, तो बेहतरीन तो वो उस वक्त होंगे जब वो परफॉर्म करेंगे। तो वो ट्राई एंड टेस्टेड फेलियर है वनडे क्रिकेट में। एज अ विकेट कीपर, एज अ विकेट कीपर नहीं, आप विकेट कीपर नहीं खेलते आप इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल ऐसा ही है। बैटिंग में बहुत जरूरी हो गया कि वो बैट्समैन भी उतना ही अच्छा। मेरा ख्याल है 16 मैच दानिश बहुत होते हैं, और 16 मैच आपने उनको ट्राई किया। नो डाउट T20 क्रिकेट में वो नाकाम हुए, आपने उनको ओपनर की हैसियत से ट्राई किया। सॉल्यूशन क्या है इसका? हु डू वी इंडक्ट इन द वनडे स्क्वाड? देखिए, जो आपके पास सर्किट में मौजूद है आप उसी को लेकर आएंगे। आपके पास सेकंड विकेट कीपर कौन था? रिजवान के साथ सेकंड विकेट कीपर कौन था? सरफराज अहमद। आपने इस सीरीज में नहीं, हारिस कहां से हो गए? अब हारिस तो ट्राई एंड टेस्टेड फेलियर हो गए ना। आपने सरफराज को टीम के साथ रखा 2 साल, लेकिन जब खिलाने की बात होती थी आप उनको नहीं खिलाते थे। T20 में आपने आजम खान को फास्ट ट्रैक से लाकर टीम में इन कर दिया। उसके बाद वनडे क्रिकेट में आपने सिर्फ उनको एक मैच में खेलने का मौका फराहम किया। अब रिजवान जो है उनके ऊपर प्रेशर डेफिनेटली मौजूद था, और फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन में सवालात मौजूद हैं और डाउट क्रिएट होने की बात कर रहे हैं माजिद भट्टी साहब। आपको डाउट क्रिएट नहीं, आपको बहुत बड़े स्पॉट नजर आ रहे हैं इस सीरीज में। अगर ये परफॉर्मेंस रहती रिजवान की तो आपने कुछ ना कुछ करके खिलाना था आपने सरफराज को। तो अगर सरफराज खेलते, परफॉर्म करते, तो उनकी जगह जो थी वो अनसिक्योर हो जाती। फिर नो डाउट कल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया शादाब खान ने। एज ए बॉलर उनकी परफॉर्मेंस आप मुझे बताइए। कल उन्होंने 4 विकेटें हासिल की, लेकिन अकील हुसैन ने जिस तरह अटैक किया, उसके अलावा किमो पॉल ने जिस तरह अटैक किया, खेल में गलती हो जाती है। लेकिन उसके अलावा आपने साइड लाइन पे किसको बिठा के रखा? जाहिद महमूद को, और आपने उनको सिंगल मैच खेलने का मौका फराहम नहीं किया। आपका मुकाबला किससे है व्हाइट बॉल क्रिकेट में? उस्मान कादिर के साथ। आपने उस्मान कादिर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। आपने मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील मौजूद थे, वो अनफिट हुए, आपने उनकी जगह किसी को डाला ही नहीं, क्योंकि डाउट क्रिएट हो रहे थे और वो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आया। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको जवाब देना पड़ेगा। बात दरअसल ये है कि इस तरह की चीज़ें होंगी तो अभी आप जीतते रहेंगे। अगली 2 सीरीज आपकी किसके साथ है? हॉलैंड के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। केक वॉक होगी आपकी, लेकिन हॉलैंड के खिलाफ सीरीज आपकी इन कंडीशन में होगी जहां पर प्रॉपर क्रिकेट नहीं होती है, प्रॉपर वहां पर जो है सरफेस नहीं है, तो आपको वहां पर मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ये जो ये बातें कर रही हैं सिंपल बातें नहीं है, बड़ी डीप बातें हैं। इनके काफ़ी सारे पहलू हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये पिछले 20 साल के एक्सपीरियंसेस हैं जिनकी वजह से ये बातें हो रही हैं। उनको समझने की ज़रूरत है। इसी तरह बेहतरी आती है, ये भी समझने की ज़रूरत है कि किस प्लेयर को कितना चांस दिया जाए। जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, एक प्लेयर को आप चांस देने पर आए तो आप अपने ग्लव्स उतार कर उसको ग्लव्स पहना देते हैं कि आप जी विकेट कीपिंग करें। दूसरी जानब आप ऐसा करते हैं कि एक विकेट कीपर एक्स्ट्रा मौजूद है भी तो उसको टीम में चांस नहीं दिया जाता। तो इन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए बात करें। जल्द पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में बात कर रहे थे, डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है, बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हम याहिया से मोहम्मद रिजवान से मुतालिक बात कर रहे थे। आलिया की तरफ इस सवाल को लेकर बढ़ते हैं। आलिया, मोहम्मद रिजवान T20 में तो हमारे गो टू ऑप्शन है ही। देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि उन्होंने टॉप ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत से बाबर के साथ बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई हैं, बड़े मैचेस जिताए हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बट वनडे में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सोल्यूशन क्या है? बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि रिजवान से बेहतर ऑप्शन आपके पास इस वक्त है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास रिजवान से बेहतर कोई ऑप्शन है इस वक्त, और ना ही इस पे मेरा ख्याल है कोई बात होनी चाहिए। देखिए, उसकी वजह यह है कि T20 में जब आपने उनको ओपनर के तौर पे नीचे से ला के खिलाया तब वो इफेक्टिव हुए। ठीक है, अब उनका नंबर जो है वो एक बीच में एक मिडिल ऑर्डर प्रॉपर बैट्समैन आपको ज़रूरत है, जिसकी जो जहाँ पे एक सॉलिड बैट्समैन चाहिए, और उसके बाद रिजवान जो है वो नीचे आए, क्योंकि आप या शादाब को प्रमोट करें या प्रॉपर किसी और बैट्समैन को चांस दें, हमें एक ज़रूरत तो है 100% बीच में। टेक्निकली प्रॉब्लम भी है ना इसके साथ, जैसे आप कह रही हैं, अगर हम रिजवान को नीचे लेके आएँ और एक प्रॉपर बैट्समैन उनके ऊपर लेके आएँ तो फिर नवाज कहाँ आएंगे, शादाब कहाँ आएंगे और खुशदिल कहाँ आएंगे?
हाँ देखिए, अभी ये तो नहीं है ना कि पूरी 11 मैं बना रही हूँ, और ये जरूरी नहीं है कि ये कौन सी 11 खेलती है कौन सी नहीं। मैं तो एक जनरल बात ये कर रही हूँ कि जो रिजवान को इस वक्त ना तो कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट करने की जरूरत है। उसकी वजह ये है ना कि देखिए, जब आपका एक बेहतरीन विकेट कीपर खेल रहा होता है, जैसे सरफराज अपने टाइम पे खेल रहे थे तो रिजवान बाहर बैठे थे, उनको चांसेस नहीं मिले थे। तो अब ये जो रोल है वो पोजीशन चेंज हो गई है और अब ये जहाँ पे खेल रहे हैं वहाँ उनको बहुत बेहतर करने की जरूरत है। इसमें कतई ये बात नहीं है कि उनकी एवरेज मेरा ख्याल है कोई 28 के करीब है। तो ये जरूरी है कि रिजवान अपने गेम को इम्प्रूव करें और पाकिस्तान को जितवाएं। अभी एक पॉइंट ये है कि आगे आपकी इंग्लैंड भी आएगी, जब अच्छी टीमें आएंगी, वर्ल्ड कप्स आएंगे, तो क्या आप हारिस को खिलाएंगे या आप रोहेल को खिलाएंगे? मतलब हमें नौजवानों को जरूर वो ट्राई करना चाहिए, उनको चांसेस देने चाहिए ताकि वो डेवलप हो, उनकी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। लेकिन ना तो वक्त से पहले और ना वक्त के बाद। असल चीज ये होती है कि आप बिल्कुल टाइम पे, जब आपको पता हो कि एक राइप हो गया एक प्लेयर, तो उसको चांस मिलना चाहिए। तो इस तरह से इस वक्त जो है इसमें रिजवान को हटाना या किसी और को लाने वाली बात जो है ना, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में। एक दानिश मेरे जहन में प्रपोजल है कि अगर इमाम के साथ शान मसूद से ओपन करवाएं, बाबर अपनी इस पोजीशन पे खेलें नंबर 3 पर, तो 4 पे फखर को ले आए। ठीक है, फखर माजी में भी वन डाउन खेलते रहे। हम यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को साइडलाइन कर रहे हैं फिर। नहीं, अब्दुल्ला शफीक तो तीसरे ओपनर, रिजर्व ओपनर रहेंगे ना टीम में। ठीक है, सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक जो इस वक्त हमारी स्क्वाड का हिस्सा थे, वो फर्स्ट चॉइस नहीं होंगे। हम स्क्वाड से हट के शान मसूद को इन करेंगे। नथिंग अगेंस्ट शान मसूद, बहुत कमाल की इंप्रूवमेंट आई है शान मसूद में, कोई शक नहीं है। पिछले 3 सालों में अच्छा खेले भी हैं, परफॉर्म भी किया है, हर जगह परफॉर्म किया या और ये सारे पॉजिटिव साइंस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हमारे पास अब इतने ऑप्शन हैं, बट सारे ऑप्शन टॉप ऑर्डर के हैं। मसला ये है, देखिए दानिश, जो सबसे सीरियस कंसर्न है ना वो ये है कि अगर आप फ़खर को टॉप ऑर्डर से हटाते हैं, ठीक है, उनकी टेक्निक में फ्लॉ है, उनके मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अगर आप शान को ऊपर से हटाते हैं और अगर आप शान कह रहा हूँ, फ़खर को आप हटाते हैं और उनकी जगह किसी हार्ड हिटर ओपनर को लाने के बजाय इमाम जैसे ओपनर को लेकर आते हैं, तो इमाम भी एक तरीके से खेलने वाले बैट्समैन हैं, स्टडी, बाबर आजम भी स्टडी खेलने वाले बैट्समैन हैं, और 4 पर आप खिला रहे हैं रिजवान को। तो अगर आपके ऊपर से रन नहीं हुए तो रन कौन करेगा? पहली बात तो ये है। चलें, आप नंबर 4 से हटा दें रिजवान को, आप लोअर ऑर्डर में कैसे खिलाएंगे रिजवान को? जो आदमी 4 पर परफॉर्म नहीं कर रहा वो नीचे कैसे परफॉर्म करेगा? और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं टैलेंट की बात नहीं कर रहा दानिश, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ट्राई एंड टेस्टेड, आप किसी ऐसे प्लेयर को खिलाते हैं जो परफॉर्म करें। चलो ठीक है, आप कहते हैं जी आप लेकर आए हारिस को मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए, तो भाई वो जो आपने अपने NCA के अंदर, वो जो आपने अपने फ्यूचर प्लान के अंदर रोहेल नज़ीर को रखा था, अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तान बनाया था, पाकिस्तान शाहीन का कप्तान बनाया था, तो क्या आप अपनी पसंद नापसंद पर, क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को उनका खेलने का स्टाइल अच्छा लगा तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए ट्वीट भी कर दिया और वो पाकिस्तान टीम में आ गए। तो जब आपको किसी नौजवान को लेकर आना होता है तो वो जो पाइपलाइन में होता है आप उसको पीछे कर देते हैं। आजम खान की मिसाल आपके सामने मौजूद है। जब आपको किसी नौजवान को ट्राई करना होता है तो आप उस्मान कादिर को साइड में करके, कभी आप टेस्ट क्रिकेट में खिला रहे हैं जाहिद महमूद को, कभी आप जो है T20 क्रिकेट में खिलाना मकसद नहीं है आपका, आपका मकसद सिर्फ पानी पिलाना है, ड्रेसिंग रूम में बिठाकर चाय पिलाना है। तो ऐसे नहीं होता दानिश, जब आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करनी पड़ेगी तब आपको पता चल जाएगा। हसन अली को आपने ट्राई कर लिया, लेकिन अब आपको हसन अली के बारे में ये सोचना होगा कि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप आपने इंडिया में जाकर खेलना है। 1 साल के बाद हसन अली की स्पीड क्या होगी? इंडिया की पिचेस तेज नहीं है, वहां पर हसन अली आपके लिए कारगर साबित होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिन स्पिनर्स के साथ इस वक्त आप खेल रहे हैं वो इस कंडीशन में आपको डिलीवर करके नहीं दे रहे। चलें, 19 रन देकर 4 आउट कर लिए थे नवाज ने, पहले मैच में उन्होंने 60 रन दिए। आपने पहले मैच के बाद ये सोचा कि भाई वेस्ट इंडीज की टीम, अगर आपने वेस्ट इंडीज को रन दिए तो ये तो आपके गले में आ जाएगी। आपने टर्निंग ट्रैक बना दिए, वो तो टर्निंग ट्रैक पर भी आपको लेकर चले गए थे और टर्निंग ट्रैक पर आपको फंस गया था आपको। हाँ ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल। ऐसे हम रोहेल नज़ीर की बात कर रहे थे, कोई शक नहीं है इसमें कि रोहेल नज़ीर पे बहुत इन्वेस्ट किया गया है। अंडर 14 सर्किट से रोहेल नज़ीर पे इन्वेस्ट किया जा रहा था, हमने भी उनके बारे में बड़ी बात की है। ही हैज़ पोटेंशियल, बट बड़े चांसेस मिले रोहेल नज़ीर को भी। हमने PSL में भी उनको देखा, हमने डोमेस्टिक में भी उनको देखा, उनको इंटरनेशनल में कभी आप लेकर आए हो? हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसको आप एक सीजन की परफॉर्मेंस पे हारिस को लेकर आ गए और एक्सपोज हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई तो बहुत जल्दी आ जाता है। रोहेल ने न्यूजीलैंड का भी टूर किया था, लेकिन रोहेल की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है। आजम खान सितंबर में हम लेकर आए विकेट कीपर बैट्समैन, फिर अचानक आजम खान को गायब कर दिया हमने।
तो पर मेरे ख्याल आजम में खान भी वैसे T20 के लिए ऑप्शन है ना, वनडे के लिए तो बमुश्किल ये ऑप्शन है। दानिश अगर T20 की परफॉर्मेंस पर मोहम्मद हारिस आ सकते हैं तो वाई नॉट आजम खान। फील्डिंग का कराएंगे भट्टी साहब उनसे? भाई फील्डिंग तो बहुत सारों का मसला है, लेकिन असल मसला ये है कि कोई अगर पीसीबी का बड़ा ट्वीट कर दे किसी के बारे में तो सिलेक्शन कमेटी को समझ में आ जाती खड़े हो है जाते कि हैं। हवा का रुख इधर है, इधर ही चल पड़ना है। लेकिन दानिश हमें एक लाइन तो ड्रॉ करनी है ना कि कौन कौन से लोग हमारे प्लान में है। कई बार हम बाहर से ले आते हैं, कई बार उन्हीं लोगों को ट्रैवल करते हैं। असल में हम ख्याल लोग जो है ना, हम ख्याल ग्रुप जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। थोड़ा इस पे भी सोचो विचार की ज़रूरत है। अब जिस तरह रात पाकिस्तान ने जो सीरीज़ जीती है, अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे पीसीबी की और टीम मैनेजमेंट के लोगों ने और सिलेक्शन कमेटी के लोगों ने जिस तरह ट्रॉफी के साथ अपनी तस्वीरें लगाई हैं, तो लग रहा है कि ये ट्रॉफी बाबर आजम ने नहीं जीती, उन लोगों ने जीती है। ठीक है, चले उनको भी खुश हो लेने थे, छोटी छोटी खुशियाँ लोगों की। बट डालिए आप, मेरे ख्याल से इमाम उल हक से मुतालिक एक डिस्कशन बनता है, बिकॉज ही प्लेड रियली वेल थ्रू आउट दिस सीरीज़। और शुरू से लेके अब तक इमाम का हम रिकॉर्ड भी देखें, बड़ी तनकीद हुई इमाम पर, बड़ी बातें हुई कि कैसे उनकी सिलेक्शन हो गई थी। हाँ, फास्ट ट्रैक उनकी सिलेक्शन को किया गया था जब इंजी थे, लेकिन उसके बाद इमाम ने परफॉर्म भी किया है हर सीरीज़ में या हर जगह पर। उन्होंने अपना बल्ला उठाया है और वो परफॉर्म करते हुए नजर आए हमें। ही इज़ अ गुड टैलेंट। जाहिर है वो अगर अच्छे टैलेंट ना होते तो वो मैन ऑफ द सीरीज ना लेते। 199 रन स्कोर किए उन्होंने, तीनों मैचेस में 50 बनाई। प्लेयर हमेशा से वो अच्छे हैं। देखिए, इनिशियली कोई भी नौजवान जब आता है ना तो उसके इश्यूज भी होते हैं इंटरनेशनल में सेट होने के, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर में आने का। इंजमाम का एक बहुत बड़ा उनको फायदा है पीछे, उनको बहुत अच्छी टिप्स भी मिलती होंगी, गाइडेंस भी मिलती होंगी। मगर जो सबसे बड़ी चीज होती है ना दानिश, वो ये है कि क्या नौजवान के अंदर खुद इवॉल्व होने की सलाहियत है या शौक है या वो अपने ऊपर काम कर रहा है। इसी वजह से शान मसूद से हम सब इम्प्रेस हैं कि उस बंदे ने मेहनत की है और मेहनत करके अपने आते हैं, फेल होते हैं, फिर मेहनत करके आते हैं। तो इमाम के साथ भी ये हुआ और उन्होंने प्रूव किया है कि वो खेल सकते हैं। अब सिर्फ फर्क जो आता है, जहां हम मार खाते हैं, मैं खास तौर पे इमाम के बारे में बात कर रही हूँ, वो आता है जब हम स्विंग जहाँ पे ज्यादा हो रहा हो, वहाँ की जब कंडीशन में हम खेलते हैं सीम स्विंग की, तो वहाँ पे हमारे प्लेयर्स जो है ना, उनका थोड़ा सा इशू आपको पता है कि वो आता है। लेकिन इमाम को जो एतमाद मिला है, जो जिस तरह से उनको रिवॉर्ड मिला है, आई एम श्योर कि हर प्लेयर अपनी ऊपर काम करेगा और हमारे कोचेज भी उनके साथ साथ उनके ऊपर काम करवाएंगे। क्योंकि मोहम्मद यूसुफ के होते हुए मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है कि वो यकीनन प्लेयर से बात करते होंगे, उनको बताते होंगे और कुछ इम्प्रूवमेंट हमें नजर भी आती है। ठीक है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इमाम की और वो बहुत तारीफ के काबिल है। हम फ़खर ज़मान की भी बात कर रहे थे भट्टी साहब। एक मसला तो फ़खर ज़मान का हमेशा से रहा है, बट सबका ये मानना है कि वो इतने गिफ्टेड हैं कि वो कोई एक बड़े मैच में परफॉर्म करके आपको जिता देते हैं। बट मेरा सवाल हमेशा से ये होता है, 10 में से 1 या 2 मैचेस परफॉर्मेंसेस क्या काफ़ी हैं आपको टीम में रिटेन करने के लिए? देखिए, दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं, अब इमाम को देख लेना, इमाम पर जितनी क्रिटिसिज्म हुई शायद रिसेंट ईयर्स में किसी पाकिस्तानी प्लेयर पे ताने भी कसे गए, ताने कसे गए, मुख्तलिफ मुख्तलिफ बातें की गई कि जी चचा की वजह से आगे। लेकिन आज आप देखें 7 मुसलसल ओडीआईज में उसने 50 की हैं। अब जावेद मिदाद का रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। टेस्ट मैच में जब वो खेले उस वक्त भी कहा गया कि सिफारशी है, शान को खेलना चाहिए। उन्होंने ईच इनिंग 100 भी कर दिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये परफॉर्मेंस जो है आपको बड़ा प्लेयर बनाती है। मेरा ख्याल में अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस के चक्कर में हम बार बार फ़खर को मौका देंगे, या तो फ़खर की पोजीशन चेंज करें। जब पीछे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं फिर उनकी परफॉर्मेंस तो बेकार जाएगी ना। इसी तरह हमने खुर्रम मंजूर को भी पास में ज़ाया किया, बहुत उसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दी, एक्सेप्शनल डोमेस्टिक रिकॉर्ड थे। लेकिन खुर्रम मंजूर को सिलेक्टर्स लेने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए, अगर हम मिडिल ऑर्डर की जब बात करते हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचें, तो अभी जो पाकिस्तान कप नेशनल वनडे टूर्नामेंट था उसमें असद शफीक की जो परफॉर्मेंस थी, 2 सेंचुरियां भी थी। हम 5वें 6ठे नंबर पर असद शफीक को एक टास्क दे दें कि भाई आपने इस स्ट्राइक रेट से हमें लेके चलना है। तो असद शफीक भी एक हाईली टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन अब मंजर से अचानक हमने
3 साल हो गए उसको गायब कर दिया। अब पाकिस्तान में ये भी प्रॉब्लम है कि एक लड़का अगर टीम से बाहर हो जाता है फॉर वट एवर रीज़न, चाहे परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी कम होती हैं या फिर उसकी फॉर्म वैसी नहीं चल रही होती, तो वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वापस आ पाते हैं, और बहुत लोग, सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत आसानी से टीम में वापस आ जाते हैं। ये सब क्यों होता है, या इस बारे में बात करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आसानी से टीम में वापस आते हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल इमामुल हक भी हैं। लास्ट सीरीज में 298, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, 298 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 199 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। उससे पहले 3 सीरीज में उन्होंने क्या किया था, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों में 111 रन, उसके बाद 3 मैचों में 132 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और 3 मैचों में 57 रन अगेंस्ट इंग्लैंड। That's still better than what Fakhar is doing, yeah. इतने चांसेस आप और लोगों को भी देते हैं, वो तो कहते हैं, क्लेम करते हैं मेरे बाबर आजम बेहतरीन दोस्त। इससे ज्यादा चांसेस तो फखर जमान को मैं तो मिले कह रहा हूं, अगर नहीं है परफॉर्मेंस तो ड्रॉप करें। 16 मैचों में 1-2-50 के साथ अगर रिजवान खेल रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं बेस्ट विकेट कीपर है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का लई ऑफिस है। विकेट कीपर बैट्समैन, विकेट कीपर आपको बैट्समैन, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप उनको विकेट कीपर खिला रहे होते हैं, अगर आप उनको लोअर ऑर्डर में खिला रहे होते तो कोई सवाल नहीं होता। वो खेल रहे हैं आपकी क्रूशियल जगह पर, नंबर 4 पोजीशन पर बैटिंग कर रहे हैं। 16 इनिंग में 15 मरतबा उनकी बैटिंग आई है, 2 उन्होंने 50 किए हैं। जस्टिफाई नहीं करता आपकी विकेट कीपिंग के परफॉर्मेंस, शायद उनकी जस्टिफाई नहीं कर रही हो उनकी टीम में जगह, बट एबिलिटी के वाइज मोहम्मद रिजवान स्पॉट ऑन है। एबिलिटी तो मेरा ख्याल है अनीफ मोहम्मद मरूम की भी थी, वो तो मर गए। फजल महमूद मरूम की भी थी, वो भी मर गए। उनको तो टीम में शामिल नहीं कर सकते आप। एबिलिटी के ऊपर आपने किसी को खिलाना है, मौका देना है, हम इस बारे में बात करते रहेंगे। हमने तमाम ही प्लेयर्स को ऑलमोस्ट इंडिविजुअली डिस्कस कर लिया, अपार्ट फ्रॉम खुशदिल शाह का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिखा दी हैं इस सीरीज में भी और पिछली सीरीज में भी कि अब हम उनको मुस्तकिल देख सकेंगे, एटलीस्ट कंसिस्टेंटली उनको मौके ज़रूर मिलेंगे? देखिए, खुशदिल शाह इम्प्रूव तो कर रहे हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में मेरा ख्याल बाज़ दफ़ा तो ये 35-40 रन मैटर करते हैं जब आप टारगेट चेस करने जाएं। जब आप टारगेट दे रहे हो दूसरी टीम को, जिस तरह कल जो सिचुएशन थी और शादाब खान ने 80+ रन्स किए, तो फिर यहाँ पर खुशदिल शाह का रोल बनता है कि वो भी बड़ी इनिंग्स खेलें। तो दोनों लड़कों के अगर कॉन्फिडेंस को हम देख लें तो कहाँ शादाब इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, ब्लाइंड भरोसा है कप्तान को उनके ऊपर। दूसरी तरफ खुशदिल शाह हैं जिनका नंबर तक फिक्स नहीं होने दिया जाता, एक मैच में अच्छा खेलते हैं, दूसरे मैच में नंबर पीछे भेज दी जाती है। इससे कितना फ़र्क पड़ता है, कितना भरोसा आप पर किया जा रहा है, उससे परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो सकती है? एक दिन इमामुल हक उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। 9 मैच उन्होंने खेले, इससे पहले नहीं, मैंने आपको परफॉर्मेंस बता दी उनकी। और यही इस क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर थे, वो कोई मरीख से नहीं आए थे, उन्होंने तो उनको कह दिया था कि ये रेड बॉल के प्लेयर ही नहीं है। और फिर उन्हीं चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब ने उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शान मसूद पर फौकियत दे दी। तो अगर ऐसे मौके दूसरे खिलाड़ियों को भी मिले हैं तो फिर उस्मान कादिर की तरह वो परफॉर्मेंस दे देते हैं। उस्मान कादिर को आपने मुश्किल जगह पर खिला दिया, लेकिन जहां पर हलवा आया वहां पर आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। जाहिद महमूद को कभी आप टेस्ट क्रिकेट में रखते हैं, कभी वनडे में रखते हैं, कभी T20 में, लेकिन उनको कहा गया है कि भाई आपने सिर्फ जो है ना शीट में रहना है, ग्यारह में नहीं आना। धानी को पता नहीं कितनी मुश्किल से आपने खिला दिया, बड़ी मुश्किल से आपने उनको मौका दे दिया। और उसके बाद जो है ये वो चीज़ें हैं, आप बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करने की बात कर रहे हैं। भाई जब कोई जगह छोड़ेगा तो फिर बेंच स्ट्रेंथ की बारी आएगी ना। वो जो अंदर खेल रहे हैं वो इतने इनसिक्योर हैं, उनको पता है कि जी 1-2 ख़राब परफॉर्मेंस के ऊपर हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। ये तो केक वॉक सीरीज़ हैं, इसके अंदर परफॉर्म करो, इसके अंदर रन्स करो, और ये भी आपके गले में आ गई थी। इतनी मुश्किल से आपने इस पर जाकर परफॉर्म किया है। आप बात कर रहे थे कि जनाब ये जो कंडीशंस हैं वो स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही थी। देखें, जीत का कोई नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके फ्यूचर की। आपको इस साल नवंबर में, अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में ICC वर्ल्ड कप खेलना है। इन स्पिनर्स के साथ तो नहीं जा सकते आप जिनको टांग रख के चक्का लग रहा है। आपने वहाँ पर पेस के साथ जाना है। वहाँ पर आपके पास पेस क्या होगा आपको अच्छी तरीके से पता है। हसन अली के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आपने इनको अपने फ्यूचर रखना है फ्यूचर के अंदर या नहीं रखना, क्योंकि आपको अगला वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया की कंडीशन में खेलना है। और हसन अली ने नो डाउट 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर बने, अभी लंकाशायर से खेल कर आए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस में डिप आ गया। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? पेस या पिचेस का मसला है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको सोचने की ज़रूरत है। अब या तो चीफ सेलेक्टर टीम बना लें या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड टीम बना लें। जिसका जो काम है अगर वो नहीं करेगा, अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने एक ट्वीट डाल दिया तो फिर चीफ सेलेक्टर की क्या हैसियत रह जाएगी? कप्तान अपने मसल वहाँ पर शो कर रहा होगा। आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपने सीरीज़ में रखे थे, खुशदिल शाह एंड इफ्तिखार। और आप मुझे ये बताइए कि आपने इफ्तिखार को इस सीरीज में रखा ही नहीं कहीं। अब आप बोलेंगे अगली सीरीज में आप खिलाएंगे 3 डायमेंशन प्लेयर,
वो जो आप स्क्रीन देखते हैं ना उसमें कुछ डब्बे काले हो जाते हैं, आपने इफ्तिखार को वो कर दिया है। अब आप अगली सीरीज में किस एतमाद के साथ आप इफ्तिखार को खिलाएंगे? जो बाबर आजम का एतमाद है वो सबके साथ होना चाहिए ना। इस एतमाद की बारी थी, कल आप अब्दुल्ला शफीक को मौका दे देते, इमामुल हक को आप ड्रॉप कर देते। आप नहीं, आप इमाम को नहीं भी करते क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे थे, आप फखर को ड्रॉप कर देते। नहीं, फखर को तो आपने पूरा रन दे दिया ना, ताकि आपके पास एक मौका होगा। जी, पूरा रन तो हम देते आ रहे हैं ना, 3 साल हो गए, 4 साल हो पूरा गए, रन दे दिया और देते आ रहे हैं। 35 रन पर अब अगली सीरीज भी खेल जाएंगे। तो ये बिल्कुल याया की बात। अच्छा, एक चीज़, नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी भाई, यकीनी तौर पर आप भी 35 रन बनाकर वापस पवेलियन जाते होंगे तो आप खुश नहीं होते होंगे। अब अगर होते होंगे तो एक अलग बात है, फिर हम चुप हो जाएंगे। लेकिन दानिश, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया रखे हुए हैं जी। अगर सबके लिए एक ही मयार आप रखें तो फिर किसी तो कबूल है। लेकिन वो चीज़ नहीं है ना। अब देखें ना, शान मसूद, हर बंदा बोल रहा है कि भाई चले आप 11 में न डालें, 15-16 में तो वो होम सीरीज है, उसकी जगह बनती है, लेकिन उसको नहीं लाना तो फिर नहीं ला रहे। किसी के जहन में शान मसूद की वजह से कुछ तो चल रहा है ना, जिसकी वजह से वो टीम में नहीं आ पा रहे। लेकिन अब अगर आप इंग्लैंड में उनकी T20 में भी परफॉर्मेंस देख लें, वहाँ T20 में भी रन कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में 2 डबल सेंचुरियां बना, PSL में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी शान मसूद ने भी। बिल्कुल। लेकिन जब नहीं लाना तो फिर नहीं लाना। अब चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं कि हम उनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई करेंगे, बाबर आजम कह रहे हैं कि नहीं, हम उनको एज ए ओपनर ही खिलाएंगे। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें चल रही है ना, और वक्त से पहले जो बयानबाजी है आपकी बाज़ दफ़ा आपके आगे आ जाती है। अगर मिडिल ऑर्डर में आपने किसी को मौका देना ही है, या आपकी नज़र में शान बेहतर ऑप्शन होंगे या अब्दुल्ला शफीक, या दोनों नहीं? देखें दानिश, बात दरअसल ये है कि ऑप्शन तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन जब आपके स्कैनर में परफॉर्मेंस के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये आपके लिए ख़तरा बन सकता है। अगर इसने परफॉर्म कर दिया तो हमारा इसके साथ मैच ना पड़ जाए। अभी तो अकेले राजा हैं इस क्रिकेट पाकिस्तान टीम में, बाबर आजम, उनके अलावा कोई राजा ही नहीं है, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं आपकी काउंट कर रही। कराची किंग्स ने उनको कप्तान बनाया, धड़ाम से नीचे गिर गए, उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने आ गई। रन्स कर रहे थे, टीम ने परफॉर्म नहीं किया। इधर भी आप देख लें, उनकी परफॉर्मेंस, रन्स कर रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस इम्पैक्ट नहीं है उनकी। तो ये वो सवालात हैं जो सवाल उठा रहे हैं। इसकी वजह से आप चेज डाउन कर रहे हैं टारगेट्स। क्योंकि बहुत बड़े सपोर्टर हैं इमाद वसीम के जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो PSL की जो फ्रेंचाइज की पॉलिटिक्स है, उसका तो कुछ असर नज़र नहीं आ रहा। नहीं, अगर फ्रेंचाइज की पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं माजिद भट्टी साहब, तो वो बाहर होते हैं। और आपने जो बात की इमाद वसीम, मैं तो हर उस प्लेयर का सपोर्टर हूं जिसको आपने अननेसेसरी टीम से बाहर किया। बट याया, ये कहना कि बाबर आजम की सेंचुरी ने इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया या उनके एक मैच में 70 बनाने में जीत में इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया, तो ज्यादती है थोड़ी सी। देखिए दानिश, बात दरअसल ये है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल शायद मैंने कल भी आपको दी थी कि बाबर आजम इस वक्त वनडे क्रिकेट में नंबर 1 स्पॉट पर मौजूद है ICC के। उनका मुकाबला विराट कोहली के साथ है। 2 साल में उन्होंने सिर्फ 9 वनडे खेले हैं, वो तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं। जो रूट के साथ उनका मुकाबला है, उन्होंने 2 साल में सिर्फ 3 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के साथ है, उन्होंने 2 साल में सिर्फ 3 वनडे खेले हैं, 2 सेंचुरियां की हैं। उनका मुकाबला न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के साथ है, उन्होंने 2 साल में कोई वनडे नहीं खेला। बाबर आजम नंबर 1 स्पॉट पर मौजूद है, नंबर 3 पर इमामुल हक हैं। यही खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां पर बाबर आजम जो है वो नंबर 1 स्पॉट पर मौजूद नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि आप खुद इन चीजों को देख लीजिए। वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा नहीं पाए हैं। अब वी एक्सपेक्ट मोर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उनकी बड़ी अच्छी गई है दानिश, बिल्कुल गई है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बड़ी अच्छी गई है। उससे पहले अगर हम चले जाएं तो टेस्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, अब टेस्ट में भी इवॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं बाबर आजम। इन माई पर्सनल ओपिनियन, बाबर आजम का मुकाबला ना विराट कोहली से है, ना जो रूट से है, ना दुनिया के किसी और प्लेयर से है। बाबर आजम का मुकाबला खुद बाबर आजम से है, एंड ही कैन रीच हाइट्स ऑफ सक्सेस, एंड इंशाल्लाह आगे आने वाले सालों में लेजेंड के तौर पे जाने जाएंगे। लेट्स होप फैसले भी थोड़े और बेहतर करें, लेट्स होप थोड़े टीम के बारे में सोच के फैसले करें, आगे के बारे में फ्यूचरिस्टिक सोच रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यायो सनी, बहुत शुक्रिया आपका। सर अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। आलिया रशीद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। पाकिस्तान टीम ने ये सीरीज़ तो अच्छी खेली, लेट्स होप आगे भी हम बेहतर प्लानिंग के साथ और अच्छी सीरीज़ खेलें। अल्लाह हाफ़िज़।